में एनसीईआरटी फाइल आपको एकदम, क्योंकि बुक से ही एनसीईआरटी से मेन टॉपिक आएंगे सब, ठीक है। वहीं से मैं आपको बताता जा रहा हूँ, इसलिए मैं पॉइंट टू पॉइंट चल रहा हूँ, ज़्यादा इसमें सिलेबस नहीं बताना है, फर्जी चीज़ें, ठीक है। जो बुक में है वही मैं दी थी। 3 चैप्टर बाकी है, 6 दिन। हाँ देखिए, ध्यान से देखिए, इकोसिस्टम क्या मीनिंग है इकोसिस्टम का? बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट प्रेजेंट ऑन द अर्थ। इस अर्थ पर जो बायोटिक कंपोनेंट है और एबायोटिक कंपोनेंटों को मिलाकर के क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम। बायोटिक समझ रहे हैं? लिविंग। एबायोटिक का मतलब नॉन लिविंग, ठीक है, जैविक घटक और अजैविक घटक। इकोसिस्टम है बायोटिक प्लस एबायोटिक। ये तो बहुत आसान चीज़ें सब लोग जानते हैं। क्वेश्चन जो आता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ नेचर, और नेचर का फंक्शनल यूनिट क्या है? फंक्शनल यूनिट समझ रहे हैं कि आप नेचर दिखाई दे रहा है आप सबको, ठीक है। नेचर में जो वर्क हो रहा है, जो काम हो रहा है, वो कहाँ हो रहा है? जैसे पॉन्ड है, पॉन्ड में कुछ ना कुछ वर्क चल रहा है ना, प्लांट है, उनको एनिमल्स खा रहे हैं, एनिमल्स और प्लांट डेड हो जाते हैं, डिकम्पोजर्स आते हैं। फॉरेस्ट है, वहाँ पर एनिमल्स है, प्लांट है, अपना वर्क कर रहे हैं। तो इस नेचर का फंक्शनल यूनिट क्या इकोसिस्टम है, ठीक है। यही क्वेश्चन आता है, तो इकोसिस्टम क्या है? फंक्शनल यूनिट। आपकी कोशिश यूनिट ऑफ नेचर, नेचर का फंक्शनल यूनिट है, ठीक। और क्या है इकोसिस्टम के बारे में? इकोसिस्टम टर्म किसने दिया था? एजी टेंसले ने। पूछा जाता है, ये जो टर्म दिया गया था बाय एजी टेंसले, सब इंपॉर्टेंट चीजें बता रहे हैं। इसके बाद देखिए, इकोसिस्टम इज सेल्फ सस्टेनेबल। बुक में लिखा गया है इट इज सेल्फ सस्टेनेबल। पहले लिख लीजिए, मैं नहीं बता रहा हूँ। इकोसिस्टम क्या है? इट इज सेल्फ सस्टेनेबल। सस्टेनेबल अभी क्वेश्चन भी कराता रहूँगा साथ में, ठीक है। सेल्फ सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है? सेल्फ एडजस्टमेंट, ठीक है। क्या होना? सेल्फ एडजस्टमेंट। जैसे फॉरेस्ट है, ओशियन है और ग्रासलैंड है, डेजर्ट है, यहाँ जो प्लांट एनिमल रहते हैं वो अपने आप को क्या है? खुद ही एडजस्ट करते हैं। हम थोड़ी ना जाते हैं वहाँ एडजस्ट करने। क्या हम फॉरेस्ट में एडजस्टमेंट करने जाते हैं? नहीं ना, तो सेल्फ एडजस्टमेंट खुद करते हैं, ठीक है। तो इकोसिस्टम क्या होता है? सेल्फ सस्टेनेबल का मतलब सेल्फ एडजस्टेबल, एडजस्टेबल, ठीक है। अपने आप सारा एडजस्टमेंट होता है वहाँ पर, नेचर के अकॉर्डिंग होता है। समझ में आ रहा है? ये कुछ चीज़ें इकोसिस्टम के बारे में हो गया। अब इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम से मिलकर के बनता है बायोम। पढ़ा होगा सब, बड़े बड़े इकोसिस्टम को क्या बोलते हैं? बायोम। जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, टुंड्रा फॉरेस्ट, एनसीईआरटी में जो एक लास्ट चैप्टर में बताया गया था, और एल्पाइन टुंड्रा हो गया। इसके बाद डिजर्ट एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है, वो सब बायोम है। सारे बायोम को मिला लीजिए, क्या बनता है? बायोस्फीयर। सारे इस अर्थ पर जितने बायोम है, जितने भी इकोसिस्टम हैं, सबको मिलाकर के बायोस्फीयर बोलते हैं ना, ठीक है। तो चूंकि अर्थ इतनी बड़ी है, बायोस्फीयर इतना बड़ा है कि एक साथ उसका अध्ययन नहीं कर सकते। एक क्वेश्चन इसी पर है कि इकोसिस्टम, क्या आप सारे बायोस्फीयर का एक साथ अध्ययन कर सकते हैं? नहीं कर सकता। अभी मैं कराऊंगा क्वेश्चन, ठीक है। तो इसलिए हमने इकोसिस्टम को 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। जब किसी चीज़ को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं तो उसका अध्ययन करना आसान हो जाता है। बायोस्फीयर एक बहुत बड़ा टर्म है, तो सारे इकोसिस्टम जितने अर्थ पर हैं या वाटर में हैं, सबका अध्ययन करने के लिए उनको डिवाइड करना पड़ेगा। तो इकोसिस्टम को डिवाइड किया गया है कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। कौन सा है? नेचुरल इकोसिस्टम, नेचुरल इकोसिस्टम में, और दूसरा कौन सा है? आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का मतलब मैन मेड होता है। ये कौन बनाया? ह्यूमन बनाया इसको। इस पर भी क्वेश्चन आता है, क्या ऑप्शन दिया जाएगा? कौन सा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, कौन सा मैन मेड है, ठीक है। तो जो मैन मेड होता है उसको बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम। एंथ्रोपोलॉजी क्या है? मानव विज्ञान। जहाँ वर्ड आ जाए एंथ्रोपोलॉजी या एंथ्रोपोजेनिक, उसका मतलब होता है ह्यूमन की एक्टिविटीज के द्वारा, ठीक है। ये आर्टिफिशियल इकोसिस्टम ये कैसा है? इसको
लिखेंगे ये एंथ्रोपोजेनिक है, मतलब मानव निर्मित है। मानव निर्मित चीजों को बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिक। ठीक है, मानव निर्मित इकोसिस्टम है। अब एग्जाम्पल नेचुरल इकोसिस्टम कौन कौन से होते हैं, आर्टिफिशियल कौन कौन से होते हैं। देखिए नेचुरल के एग्जाम्पल लिखिएगा, मैक्सिमम क्या है, सब नेचुरल ही है। ज़्यादातर इकोसिस्टम क्या है, नेचुरल। जैसे आप ग्रासलैंड देख लीजिए, घास का मैदान, ग्रासलैंड क्या है, इकोसिस्टम किसने बनाया, नेचर ने बनाया। ओशियन हो गया सबसे बड़ा इकोसिस्टम। उसके बाद ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हो गया, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, और जितने दुनिया भर के पड़े हैं सब लिखते जाइए। डिजर्ट हो गया, मेन में बता दे रहे हैं, डिजर्ट हो गया, पॉन्ड हो गया। ठीक है, इसके बाद रिवर हो गया, और इसके बाद एक वर्ड आता है वेटलैंड्स। वेटलैंड्स, ठीक है, वेटलैंड्स हो गया। ठीक, अब एक चीज आप एनसीईआरटी में देख लीजिए थोड़ा सा कि इसको नेचुरल आर्टिफिशियल में डिवाइड किया गया है कि टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक में डिवाइड करके समझाया गया है। एक मिनट आपको वही मैं देख रहा हूँ कि पहले टेरेस्ट्रियल एक्वाटिक समझ लीजिए। ठीक है, पहले इसको आप टेरेस्ट्रियल एक्वाटिक, चूंकि बायोस्फीयर बहुत बड़ा है, इसको अध्ययन करना है तो 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक। तो उसको समझिए। ये अभी यहाँ से लाइन हटा दीजिए, ये इकोसिस्टम के टाइप हैं, ये सही है। तो आप इसको पहले इसी को समझ लीजिए कि इकोसिस्टम को हम नेचुरल भी होता है और आर्टिफिशियल भी होता है। वो लाइन अभी हम आगे बताएंगे, क्वेश्चन है इस पर। ठीक है, इकोसिस्टम के प्रकार हैं आर्टिफिशियल, नेचुरल। नेचुरल के सारे एग्जाम्पल चल रहे हैं। ठीक है, वेटलैंड्स होता है नेचुरल, और एस्चुरीज। एस्चुरीज जानते हैं वेटलैंड्स क्या होता है, दलदल वाला एरिया, जहाँ पर दलदल होती है उसको क्या बोलते हैं, वेटलैंड। और एस्चुरीज क्या होती है, जहाँ पर फ्रेश वाटर मैराइन वाटर के साथ मिलता है, फ्रेश वाटर प्लस मैराइन वाटर, जहाँ पर समुद्र नदियों से आकर के मिलता है। जैसे ये समुद्र है और ये क्या, इधर से रिवर आ रही है, ये समुद्र का पानी रिवर का पानी इस एरिया में आपस में क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। जहाँ समुद्र का पानी और रिवर का पानी दोनों आपस में मिलते हैं उस स्थान को बोलते हैं एस्चुरी। उसमें ना तो साल्ट बहुत ज़्यादा होता है समुद्र की तरीके से, और ना ही क्या है फ्रेश वाटर के तरीके से साल्ट एकदम एब्सेंट होता है, कम साल्ट होता है, समुद्र से कम, फ्रेश वाटर से ज़्यादा, दोनों का मिक्सचर है। वो समझ में आया, एस्चुरीज बोलते हैं। हाँ, डिजर्ट बीच रेगिस्तान हो गया। देख, ये तो हो गया नेचुरल। अब आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कौन सा होता है, आर्टिफिशियल का क्वेश्चन आता है, कोई बताएगा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम? एक्वेरियम। एक्वेरियम समझ रहे हैं ना, क्या होता है एक्वेरियम? छोटा सा बॉक्स होता है, जैसे मान लीजिए शीशे के में बॉक्स में और मछलियाँ और प्लांट्स वाटर सब रखे रहते हैं, उसमें बायोटिक भी है और ये बायोटिक भी है, वाटर है, टेम्परेचर है, ठीक है, एयर है, सब ये बायोटिक हो गया। और फिशेज हैं, प्लांट्स हैं, सब बायोटिक चीज़ें। तो एक्वेरियम हमने बनाया। ठीक है, और क्या है, क्रॉप फील्ड। क्रॉप फील्ड समझ रहे ना, खेत तैयार किया जाता है, खेती जब करते हैं तो खेत को रेडी करते हैं, वो खेत का एक मैदान इकोसिस्टम है जो हमने बनाया। उसमें बायोटिक भी होगा और ए बायोटिक भी होगा। और क्या चीज़, बायोटिक है, बायोटिक हाँ, गार्डन लगाया जाता है तो गार्डन हो गया। ठीक है सर जी, बायोटिक है, बायोटिक क्या है? बायोटिक का मतलब जीव और ए बायोटिक का मतलब निर्जीव चीज़ें, जैसे लाइट, टेम्परेचर। समझ में आ रही है? किसी भी इकोसिस्टम में 2 ही चीज़ें तो होती हैं, जीव जंतु होंगे और क्या होंगे, बायोटिक चीज़ें होंगी, लाइट, टेम्परेचर, सॉइल, ये सब बायोटिक हो गया। ठीक है, अब इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस समझ लीजिए। ये नेचुरल आर्टिफिशियल के एग्जाम्पल तो हो गए, दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिएगा, नेचुरल इकोसिस्टम और इधर आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। पहला डिफरेंस ये होता है दोनों में, देखिए सब ये बताइए प्रोडक्टिविटी आप सब लोग समझ रहे हो ना, हालांकि आगे है प्रोडक्टिविटी बताना। प्रोडक्टिविटी का मतलब जान लीजिए फूड प्रोडक्शन, जो खाना बनने की क्षमता,
नेचुरल इकोसिस्टम में फूड ज़्यादा बनेगा कि आर्टिफिशियल में फूड ज़्यादा बनेगा? आर्टिफिशियल में क्यों बनेगा फूड ज़्यादा? मैन के द्वारा देखिए फॉरेस्ट है, नेचुरल इकोसिस्टम है, आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल में आप अपने हिसाब से फर्टिलाइजर मिलाते हैं, न्यूट्रिएंट को हम खुद तैयार करते हैं, न्यूट्रिएंट को बाहर से मिलाया जाता है, इसलिए प्रोडक्टिविटी क्या होती है इसकी? ज़्यादा होती है। समझ में आया? यहाँ लिखिएगा ये प्रोडक्टिविटी लो है, प्रोडक्टिविटी लो होती है और इसकी हाई होती है। यही एक चीज़ यहाँ पर हाई है, बाकी सब लो है। यही एक चीज़ यहाँ पर हाई है आर्टिफिशियल में, बाकी सब अब लो आएगा। सारे पॉइंट से ये खराब माना जाता है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। जैसे देखिए बायोडाइवर्सिटी की अगर बात करें, बायोडाइवर्सिटी क्या होगी? यहाँ पर हाई होगी, यहाँ पर क्या होगा? लो। समझते हैं बायोडाइवर्सिटी? एक जंगल है तो जंगल में बहुत सारे वैरायटी के जीव जंतु कीड़े मकोड़े सब मिल जाएंगे, लेकिन एक खेत का मैदान रेडी किया गया है तो वहाँ वो वैरायटी नहीं नजर आएगी, क्योंकि आपने उसको रेडी किया है। देखिए आपने बनाया है तो उतनी वैराइटीज नहीं डेवलप हो पाती हैं जितने नेचुरल इकोसिस्टम में होती है। ओशियन में देखिए अच्छी खासी वैराइटीज होती हैं जीवों की। समझ में आया? इसीलिए क्या है बायोडाइवर्सिटी में ये वेरिएशन, यहाँ वेरिएशन क्या है? हाई है, यहाँ लो है। ठीक है, अगला देखिए न्यूट्रिएंट साइक्लिंग यहाँ प्रेजेंट होती है। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग का मतलब समझ रहे हैं क्या होता है? न्यूट्रिएंट रिसाइकिल होना, न्यूट्रिएंट की रिसाइकलिंग होना। जैसे मान लीजिए कोई डेड बॉडी है, सड़ गई, मिट्टी में मिल गया, इसके बाद में प्लांट ने वो मिनरल्स यूज करके अपनी बॉडी में ले लिया, फोटोसिंथेसिस किया, वो मिनरल्स वो प्लांट किसने खाया? जानवर ने खाया, जानवर की बॉडी में वो चला गया, इसके बाद चाहे पौधा मर गया चाहे जानवर मर गया, सारे की बॉडी के मिनरल्स कहाँ चले जाए? फिर मिट्टी में आ गए। ये क्रम चलता रहता है। समझ में आया कि सॉइल से एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर से वापस सॉइल में होता रहता है। इसी को बोलते हैं न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। यहाँ क्या होती है? यहाँ फास्ट होती है और यहाँ क्या होती है? वेरी स्लो। देखिए सारी चीज़ें बहुत स्लो जाएगा यहाँ पर। यहाँ वैरायटी ज़्यादा है, यहाँ पर वैरायटी ज़्यादा है, इसमें से न्यूट्रिएंट साइक्लिंग फास्ट होती है। ठीक है, और एक चीज़ देखिए फूड चेन बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। फूड चेन समझ लेना, हाथ श्रृंखला और यहाँ सिंपल होती है। कॉम्प्लेक्स का मतलब समझ रहे हैं? हाथ श्रृंखला बहुत कॉम्प्लेक्स है। जैसे मान लीजिए ए है, इसको बी खाता है, बी को सी खाया, सी को डी खाया, इसे एक फूड चेन हो गया। ये तो सिंपल फूड चेन हो गया। अभी देखिए इसमें एक है ए डैश, इसको बी डैश खाया, सी डैश खाया, डी डैश खाया, खाया। क्या एक ही फूड चेन होती है किसी इकोसिस्टम में? नहीं, एक से ज़्यादा टाइप की फूड चेन होती है। समझ में आया? एक से ज़्यादा प्रकार की फूड चेन होती है। जंगल में कई प्रकार की फूड चेन होती है। तो फूड चेन यहाँ कॉम्प्लेक्स होती है क्योंकि डाइवर्सिटी ज़्यादा है, विभिन्नताएँ ज़्यादा है। यहाँ विभिन्नताएँ कम है, जानवरों के प्रकार कम है। तो जब प्रकार कम है तो फूड चेन बहुत सिंपल हो जाएगा। समझ में आ रहा? टाइप कम है ना, फिक्स है कि इसको ये खाएगा उसको वो खाएगा, ज़्यादा वैरायटी ही नहीं है। वैरायटी नहीं है, सिंपल फूड चेन चलेगा। तो वैरायटी बहुत ज़्यादा है। हर्बीवोर्स है तो कई प्रकार के हर्बीवोर्स हैं। समझ में आया? हर्ब्स को खाने वाले हैं तो डियर भी है और रैबिट भी है, कई प्रकार के हैं। क्या वो आपको क्रॉप की फील्ड में डियर मिल जाएगा? नहीं है ना, वहाँ तो फिक्स ही रहेंगे ना हर्बीवोर्स, इसलिए फूड चेन सिंपल है। समझ में आया ये? अब आगे देखिए जो बुक में दिया हुआ था, एक मैं बताने जा रहा था कि क्वेश्चन बायोस्फीयर जो आपका होता है बहुत बड़ा है, उसका अध्ययन एक साथ करना संभव नहीं है, इसीलिए बायोस्फीयर को डिवाइड कर दिया गया है। जितने इकोसिस्टम हैं सभी का अध्ययन एक साथ आप नहीं कर सकते हैं। तो इकोसिस्टम को ये जो डिवाइड किया गया है नेचुरल आर्टिफिशियल, ये तो उसके बेसिस पर है, कौन नेचुरल है कौन आर्टिफिशियल है। ठीक है, दूसरे तरीके से भी डिवाइड कर सकते हैं। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होता है और दूसरा कौन सा है? एक्वाटिक इकोसिस्टम। मतलब इकोसिस्टम का आपको अध्ययन करना है, बहुत सारे इकोसिस्टम है तो उनको दो ग्रुप में डिवाइड करके उनका अध्ययन करते हैं। टेरेस्ट्रियल का मतलब जो सरफेस पर होते हैं और एक्वाटिक का मतलब पानी वाले इकोसिस्टम। और टेरेस्ट्रियल में सबको पता है ना कौन कौन से आते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। सर्विस वाले जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हो गया, अल्पाइन टुंड्रा हो गया, डिजर्ट हो गया, ग्रासलैंड हो गया, ये सब
क्या है टेरेस्ट्रियल। एक्वाटिक देख लीजिए, एक्वाटिक में आपको आता है पॉन्ड, मैराइन वाला आता है सर जी। अब एक चीज देखिए, इसमें मैन मेड आर्टिफिशियल दोनों में रहेंगे, मैन मेड और नेचुरल दोनों के अंदर है। एक्वाटिक में कुछ क्या है, इसमें भी मैन मेड है और इसमें भी नेचुरल है, ठीक है, इसमें भी मैन मेड है, इसमें भी नेचुरल जैसे कोई गार्डन, जैसे क्रॉप का फील्ड, खेत का मैदान, वो क्या है इसमें आएगा, वो मैन मेड है। फॉरेस्ट है इसमें आएगा, वो नेचुरल है, दोनों में आएगा। पॉन्ड हो गया, रिवर हो गया और ओशियन हो गए, ये सबको पता। अब बताइए इसके अलावा एक्वाटिक कौन सा होता है? वेटलैंड्स एक्वाटिक में आते हैं, दलदल एक्वाटिक इकोसिस्टम है। वेटलैंड ऊपर देख लीजिए लिखा है वेटलैंड्स, वेटलैंड्स किसमें है? एक्वाटिक में है। एस्चुरीज, जहाँ समुद्र किससे मिलता है? फ्रेश वाटर से मिलता है, दोनों का जंक्शन, वो क्या है? एक्वाटिक है। एस्चुरीज, तो यही दो आप अलग से ध्यान रखिएगा, आपको तो सब जान रहे हैं एक्वाटिक कौन सा होता है। और सबसे छोटा इकोसिस्टम मैंने बताया था क्या होता है, क्या होता है सबसे छोटा इकोसिस्टम? पानी का एक बूंद, ड्रॉप ऑफ रेन वाटर। और सबसे बड़ा इकोसिस्टम ओशियन होता है, ठीक है। अब देखिए एनसीईआरटी में कुछ और दिया हुआ है, कुछ चीजें थोड़ा सा और पढ़ा के इसके बाद तो क्वेश्चन बता देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएं। कुछ दिया एनसीईआरटी में कि पॉन्ड का जो इकोसिस्टम है, पॉन्ड एक इकोसिस्टम होता है। इकोसिस्टम में क्या क्या चीजें होती हैं, इसमें बायोटिक भी होता है, बायोटिक और क्या होता है, ए बायोटिक, ठीक। तो ए बायोटिक में सब लोग जान रहे हैं क्या क्या चीजें आती, बताने की जरूरत नहीं है। लाइट है, टेम्परेचर है, सॉइल है, ठीक है, वाटर है, ये सारी चीजें आ रही है ना ये बायोटिक में। बायोटिक समझ लीजिए, तो बायोटिक में क्या आएगा, लिविंग आएगा, इसमें प्लांट भी आएंगे और एनिमल्स भी आएंगे। प्लांट को क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर्स। क्या बोला जाता है? प्रोड्यूसर्स। एनिमल को क्या बोलते हैं? कंज्यूमर्स। ये प्लांट हो गए और ये क्या हो गए? एनिमल्स, ठीक है। अब बारी आती है कि पॉन्ड इकोसिस्टम में कौन कौन से प्रोड्यूसर होते हैं और कौन कौन से कंज्यूमर। यही एनसीईआरटी में लिखा है, ठीक है, कि प्रोड्यूसर्स में क्या क्या आएंगे और कंज्यूमर्स में क्या क्या आएंगे। प्रोड्यूसर्स में क्या आएगा? फाइटो, आप सबको पता होगा प्लांट्स आएंगे, यही तो जानते हैं कि प्रोड्यूसर्स में क्या आता है, प्लांट्स ही आते हैं। लेकिन क्वेश्चन इस पर नहीं होता है, क्वेश्चन इससे नहीं सॉल्व होता, कुछ और ऑप्शन में दिया रहता है, वो देखिए क्या दिया रहता है, फाइटोप्लैंक्टन्स। फाइटोप्लैंक्टन्स का मतलब क्या होता है? प्लैंक्टन्स, ये ऐसे पौधे हैं जो बहुत छोटे छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक प्लांट, जैसे डाई एटम का नाम सुना होगा आपने, फाइटोप्लैंक्टन, ठीक है। सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है ना, पौधों में सेल वॉल किसकी बनी है? सेलुलोज की। डाई एटम्स क्या है? फाइटोप्लैंक्टन। आप फाइटोप्लैंक्टन का एग्जाम्पल लिखिएगा, वो डाई एटम होता है, ठीक। इसके बाद और क्या होगा प्रोड्यूसर्स में? अब लिखा गया है सर्टेन एल्गी, देखिए सारा एल्गी नहीं, अगर ऑप्शन में लिखा है क्या सारी एल्गी जो है आपको जल में जितनी मतलब जितनी भी एल्गी है क्या सबकी सब पानी में रहती है? नहीं, कुछ एल्गी सरफेस पर भी रहती हैं। तो पॉन्ड एक इकोसिस्टम है, उसमें प्रोड्यूसर्स प्लांट होते हैं, तो सारी एल्गी उसमें नहीं रखी जाएगी, सर्टेन एल्गी जो पानी में रहती है, ठीक है। कुछ सरफेस पर भी यही ध्यान रखना है, हाँ उसमें यही मेंशन किया गया है, सर्टेन एल्गी मतलब नॉट सारी एल्गी नहीं। और क्या क्या हो सकता है प्रोड्यूसर्स में? हाँ, और इसके बाद में आपको फ्लोटिंग प्लांट्स मिलेंगे, जैसे जल कुंभी होता है, फ्लोटिंग प्लांट्स भी तो मिलते हैं पानी में। क्या है? तालाब में फ्लोटिंग प्लांट्स मिलेंगे, जैसे आइकॉर्निया हो गया, इसके आइकॉर्निया लिखिएगा, आइकॉर्निया जल कुंभी है। और क्या मिलेगा आपको? सबमर्ज्ड प्लांट, पानी में डूबे हुए प्लांट मिलेंगे, सबमर्ज्ड प्लांट। सबमर्ज्ड प्लांट का एग्जाम्पल होता है हाइड्रिला, हाइड्रिला, वेलिसिलेरिया, वेलिसिलेरिया, ठीक है। और पोटैटोलिडोन, पोटैटोलिडोन, नाम नहीं याद कर पाए कोई बात नहीं, सबमर्ज्ड बुक में लिखा गया है, पता होना चाहिए सबमर्ज्ड प्लांट हैं। ये पॉन्ड इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर्स हैं। और एक चीज बची है, ऐसे प्लांट भी होते हैं जो पानी में तालाब के किनारे किनारे होते हैं, किनारे समझ रहे हैं, जैसे ये तालाब है, ठीक है, तालाब में देखिए
ये तो तैरने वाले हो गए। फाइटोप्लैंक्टन क्या है? ये फ्लोट करते हैं, समझ रहे हैं? फ्लोट करने वाले जो नहीं पता लिख लीजिए, ये फ्लोट करते हैं, पानी के साथ बहते हैं, ठीक है। ये एल्गी हो गया, ये समझ रहे हैं, पानी में रहेंगे। फ्लोटिंग प्लांट है, ये बड़े प्लांट है। ये छोटे प्लांट फ्लोट करने वाले, वो बड़े वाले प्लांट। इसके बाद पानी में डूबे हुए रहते हैं, अंदर बीच में डूब के चलते हैं। कुछ प्लांट पानी के वहाँ मिलेंगे जहाँ पानी कम होता है, जहाँ पानी शैलो होता है। शैलो समझते हैं, जहाँ नीचे जमीन दिखाई देती है। उथला पानी जहाँ होता है, तालाब का एकदम किनारा, तालाब का किनारा, वो वहाँ पानी कम होता है ना, वहाँ जो प्लांट होंगे उनकी जड़ें ज़मीन के अंदर टंगी रहती हैं, ठीक है। यहाँ जो प्लांट होंगे वहाँ उनकी जड़ें ऊपर ही हो सकती हैं। तो प्लांट लिखेंगे, प्लांट एंड शैलो वाटर, शैलो वाटर में मिलेंगे जो प्लांट, कहाँ? हाँ, किनारे से, ठीक है, किनारे पर। तो ये हो गया। इसके बाद अब आइए, इसमें से ऑप्शन मिलेगा आपको, इसमें से मिलेगा ऑप्शन सब, ठीक। इसके बाद कंज्यूमर्स में एनिमल्स में आएंगे जूप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन को कौन खाता है? जूप्लैंक्टन। जूप्लैंक्टन माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स हो गए, जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये सब क्या है? जूप्लैंक्टन से पानी में तैरते भी हैं, ठीक है, और माइक्रोस्कोपिक हैं। तो जूप्लैंक्टन्स, जूप्लैंक्टन्स का मतलब माइक्रोस्कोपिक एनिमल, माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स होता है। और क्या आता है इसके बाद में? फिशेज आएंगे। अब क्या लिखा है बुक में, देख के बताइए। फिशेज लिखा होगा, छोटी मछलियाँ, बड़ी मछलियाँ, ठीक है, फिशेज आएंगी। और है फिशेज में स्मॉल लार्ज हो गया, बॉटम ड्वेलिंग एनिमल्स। बॉटम ड्वेलिंग एनिमल्स का मतलब समझ रहे हैं? बॉटम में तैरने वाले, बॉटम पर रहते हैं, जैसे कछुआ हो गया, ठीक है, बॉटम के तले पर रहेंगे, पॉइंट वाटर में। बॉटम ड्वेलिंग एनिमल्स होते हैं। और कुछ भी एग्जाम्पल लिखा गया है इसमें? सी पूप वाले सर। और कोई एग्जाम्पल है? देखिए, यही इतना लिखा ना, ठीक हो गया ये। हाँ, ये इतना है, इतना आएगा बस। तो एबायोटिक में बताना नहीं है हमको, एबायोटिक सब लोग जानने क्या होता है। अभी इसमें क्वेश्चन कराना है आगे, देखिए। इसके बाद आ जाइए, अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि इकोसिस्टम के कितने भाग होते हैं। अभी तो आपने पढ़ा इकोसिस्टम में बायोटिक होता है, बायोटिक होता है, वो तो अलग चीज़ है, ठीक है। इकोसिस्टम में को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? तो उसमें 4 हैं, लेकिन पहले ऐसे समझिए इतना हो गया। कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, हेडिंग लिखिएगा, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के कितने कंपोनेंट हैं? तो इसके 2 कंपोनेंट होते हैं, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट और फंक्शनल कंपोनेंट। स्ट्रक्चरल और दूसरा क्या है? फंक्शनल। मतलब अगर आप स्ट्रक्चर के बेसिस पर देखेंगे तो इकोसिस्टम के कितने भाग हैं, उसकी स्ट्रक्चर को बना रहे हैं, संरचना को बना रहे हैं। और कार्य और काम के बेसिस पर देखेंगे उसके फंक्शन, तो 4 कंपोनेंट है फंक्शन के बेसिस पर। स्ट्रक्चर अलग चीज़ है, फंक्शन अलग है। जैसे हमारी बॉडी का सेल क्या है? यूनिट है। वो स्ट्रक्चर भी बॉडी का किससे बनता है? सेल से बनता है। तो बॉडी के सारे फंक्शन किस में चलते हैं? सेल में चलते हैं। तो सेल स्ट्रक्चर फंक्शन दोनों का यूनिट हो गया ना। तो वैसे देखिए, इसके इकोसिस्टम के भाग स्ट्रक्चर के बेसिस पर कितने हैं? फंक्शन। तो संरचना के बेसिस पर इसके 2 कंपोनेंट हैं। पहला होता है स्ट्रैटिफिकेशन, स्ट्रैटिफिकेशन, और दूसरा इसमें दिया हुआ है स्पीशीज कंपोजिशन, स्पीशीज कंपोजिशन। पहले इसी को समझ लीजिए। ये दोनों चीज़ें मिल करके कोई इकोसिस्टम की संरचना बनाती हैं, ठीक है। काम नहीं, काम तो वो इस इकोसिस्टम में होता क्या है, क्या काम होता है, वो वहाँ पढ़ेंगे। इसकी संरचना कौन बनाएंगे? इसमें पढ़ते हैं हम स्ट्रैटिफिकेशन और स्पीशीज। अब बताइए स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब क्या होता है? कोई बताएगा? स्तरीकरण। क्या होते हैं? स्तरीकरण। जैसे मान लीजिए एक जंगल होता है, फॉरेस्ट है, तो फॉरेस्ट में क्या क्या होता है? देखिए, फॉरेस्ट को अलग अलग लेयर्स में डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, अलग अलग। स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब स्ट्रेटा। जब बोरिंग की जाती है तो बोलते हैं स्ट्रेटा भी नहीं आया है। मिट्टी में अलग अलग लेयर्स होती है ना, रॉक्स है, सारी अलग अलग लेयर्स होती है मिट्टी में, ऐसी स्ट्रेटा का मतलब लेयर्स।
किसी भी इकोसिस्टम में अलग अलग लेयर्स है, भले आपको नहीं दिख रही है। देखिए कैसे फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, फॉरेस्ट में सबसे नीचे की लेयर कौन सी होती है? ग्रासेस। इसके बाद श्रब्स आते हैं, ग्रासेस हो गया, इनको आप हर्ब्स भी कहेंगे, क्या बोल सकते हैं? हर्ब्स। इसके बाद झाड़ियाँ आती हैं, श्रब दूसरा हो गया। इसके बाद स्मॉल ट्री, छोटे पेड़, इसके बाद मीडियम ट्री, इसके बाद लार्ज ट्री। देखिए एक लेयर किसकी बनी हुई है? हर्ब्स की, दूसरी लेयर श्रब्स की, तीसरी लेयर बिना क्योंकि अकेला तो होगा नहीं, अकेला नहीं होगा, यहाँ और भी होंगे, तीसरी लेयर बन गया और चौथा लेयर ये, पांचवें लेयर में ये आ रहा है। यही स्ट्रेटा है। ऐसे आपको पॉन्ड में मिलेगा। पॉन्ड का स्ट्रेटा कोई बताएगा क्या होता है? पॉन्ड में, तालाब में स्ट्रेटिफिकेशन कैसे समझा जाता है? देखिए कुछ जीव चाहे वो पौधे हों चाहे जानवर हों, वो पानी की तली के ऊपर रहेंगे, सरफेस पर रहेंगे, कुछ पानी में बीच में डूबे हुए रहेंगे, कुछ बॉटम पर रहेंगे। 3 स्ट्रेटा हो गया। ऐसे ओशियन में स्ट्रेटा होता है, समझ रहे हैं ना? उसमें हर स्ट्रेटा में प्लांट भी रहेगा और एनिमल भी रहेंगे। ऐसा नहीं होता कि खाली प्लांट का स्ट्रेटा है। ये यहाँ फॉरेस्ट में समझाया गया है, साथ में एनिमल्स भी रहेंगे यहाँ पर। देखिए क्या एनिमल्स ऊपर उड़ेंगे? एनिमल्स मैंने बताया एनिमल्स से सब नीचे रहेंगे, ऊपर कौन से रहेंगे? बर्ड्स। ऊपर के एनिमल का स्ट्रेटा देखेंगे, 2 स्ट्रेटा नजर आएगा। एक बॉटम पर रहने वाले एनिमल्स, लॉयन हो गया, टाइगर हो गया, और कुछ जो जीव जंतु क्या है जो पौधों के ऊपर रहते हैं, वो भी तो एक स्ट्रेटा बनाएंगे, चिड़िया एक अलग स्ट्रेटा बनाएंगी, पेड़ के सबसे ऊपर वाले भाग में चिड़िया रहेंगी, ठीक है? उनका स्ट्रेटा अलग रहेगा। तो स्ट्रेटा का मतलब बताइए, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन है कि वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है? वर्टिकल है। ये देखिए जिराफ सबसे नीचे रहेगा। देखिए वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन समझते हैं ना? ये वर्टिकली हमने किसी चीज़ को डिवाइड कर दिया, वर्टिकली किया, ठीक है? इस कमरे को अगर आप वर्टिकली ऐसे डिवाइड करिए, ये तो वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं इसका। ये क्या है? वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। वर्टिकल लिख लीजिएगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स का एंड एनिमल्स का, दोनों का, इन ए इकोसिस्टम, किसी इकोसिस्टम में, किसी इकोसिस्टम में। एग्जाम्पल लिखिएगा, अगर फॉरेस्ट की बात करेंगे तो फॉरेस्ट में अलग अलग स्ट्रेटा कौन से आएंगे? इसमें आएगा ग्रासेस आएंगी, ठीक है? ग्रास जो होता है वो हर्ब्स होती है। इसके बाद श्रब्स आएगा, स्मॉल ट्री हो गया, मीडियम ट्री हो गया, और सबसे ऊपर लार्ज ट्री रहेगा। ये फॉरेस्ट का स्ट्रेटा हो गया, ठीक है? यहाँ क्वेश्चन दिमाग में ये रखना कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ध्यान रखना ये वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है बस। और फॉरेस्ट का स्ट्रेटा पूछा जाएगा तो फॉरेस्ट को पता होना चाहिए क्या। एक कंपोनेंट ये हो गया ना, आखिर इसी से मिलकर के तो कोई इकोसिस्टम बना है। अलग अलग लेयर्स होती है इकोसिस्टम में। दूसरा क्या है स्पीशीज का? कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब समझ रहे हैं कि कौन सी स्पीशीज है? प्लांट एनिमल है तो कौन सी स्पीशीज का है और कितने अमाउंट में है, संख्या क्या है उनकी और वैरायटी क्या है, ठीक है? अगर कोई इकोसिस्टम है उसमें लॉयन है, टाइगर है, कैट है, ये सब दुनिया भर के, तो बोलेंगे वैरायटी बहुत है, और लॉयन की संख्या ज़्यादा तो लॉयन की संख्या ज़्यादा है। स्पीशीज का कंपोजिशन क्या है? वैरायटी, बायोडाइवर्सिटी का मतलब हुआ विभिन्नताएं, जैविक विभिन्नताएं इसका मतलब है, ठीक है? बायोडाइवर्सिटी। इसमें 2 चीज़ें होती हैं। देखिए कोई इकोसिस्टम होता है, एक वर्ड है स्पीशीज रिचनेस, और एक वर्ड होता है स्पीशीज इवननेस। इवननेस लिखा है, ठीक है? ध्यान समझिए। अगर कहें स्पीशीज रिचनेस का मतलब समझ रहे ना, वहाँ से दिख रहा है ना? रिचनेस का मतलब क्या है? वैरायटी ज़्यादा। जंगल फॉरेस्ट में बहुत वैरायटी के एनिमल मिलेंगे आपको, बहुत वैरायटी के कीड़े मिलेंगे, ठीक है? वहाँ स्पीशीज की वैरायटी ज़्यादा है तो बोलेंगे कि ये एरिया स्पीशीज रिच है,
ये एरिया क्या है? स्पीसीज रिच है, ठीक है। तो स्पीसीज रिचनेस का मतलब होता है कि टाइप ऑफ स्पीसीज, टाइप्स ऑफ स्पीसीज, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ स्पीसीज, कितना तरीके का है, ठीक है, हाउ मैनी टाइप। मतलब अगर स्पीसीज का टाइप ज़्यादा है तो एरिया स्पीसीज रिच बोला जाएगा, ठीक है। या लिख सकते हैं कि मोर स्पीसीज टाइप, अगर स्पीसीज का टाइप ज़्यादा है दैट इज एरिया क्या है? स्पीसीज रिच है, स्पीसीज रिच, वो एरिया स्पीसीज रिच। जैसे आपके पास पैसा हो तो आप धनी माने जाएंगे, ठीक है, और कोई एरिया में स्पीसीज का टाइप ज़्यादा है तो वो एरिया स्पीसीज रिच बोला जा रहा है, स्पीसीज के पॉइंट ऑफ व्यू से रिच है, ठीक है। दूसरा विटनेस का मतलब संख्या होता है कि एक स्पीसीज की संख्या कितनी है। मान लीजिए जैसे आप होता है कि खाना खा रहे हैं तो खाली रोटी और चावल ही खाए जा रहे हैं तो क्या अच्छे से अच्छा न्यूट्रिशन मिल रहा है? आपको नहीं मिल रहा है, वो आपका बैलेंस डाइट नहीं माना जाता है, ठीक है। संतुलित भोजन नहीं है। संतुलित भोजन क्या होता है? सब कुछ खाइए। तो ऐसे मान लीजिए किसी एरिया में पता लगा केवल लॉयन ही है तो संख्या तो ज़्यादा है लॉयन की, ठीक है, लॉयन की संख्या बहुत है, लेकिन वो इस एरिया स्पीसीज जो है स्पीसीज क्या माना जाएगा? रिच नहीं माना जाता, क्योंकि एक ही वैरायटी है लॉयन की, एक ही वैरायटी है, लेकिन वो इसकी स्पीसीज इवननेस का मतलब संख्या से होता है। लॉयन की संख्या कितनी है, ठीक है, टाइगर की संख्या कितनी है, ये इवननेस है। नंबर ऑफ स्पीसीज का मतलब स्पीसीज इवननेस है। ये टाइप ऑफ स्पीसीज है, ये उसकी संख्या है, ठीक है। जिस एरिया में स्पीसीज की संख्या ज़्यादा होती है वो एरिया अच्छा माना जाता है। जैसे देख लीजिए, मान लीजिए ये एरिया यहाँ पर A B C D E 5 वैरायटी की स्पीसीज हैं तो बोलेंगे एरिया बहुत अच्छा है, इकोसिस्टम बहुत फर्स्ट क्लास है, क्योंकि यहाँ बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी रहेगी उतना लोगों के, जानवरों के पास ऑप्शन रहेगा खाने को। नहीं तो पता लगा खोजना पड़ेगा रैबिट कहाँ के, उसी को खाएँ और कोई मिल नहीं रहा है, ठीक है। वैरायटी ज़्यादा होगी तो खाने के ऑप्शन बढ़ेगा। ये हो गया स्पीसीज रिचनेस, ठीक है, ज़्यादा है। और ये देखिए इवननेस का मतलब क्या होता है? एक इकोसिस्टम है, यहाँ पर A कितने हैं, B बेचारे 2 हैं और C अकेला है और D है, D होगा अकेला। ये एरिया अच्छा माना जाएगा क्या? नहीं, सब बराबर होने चाहिए, इवन होना चाहिए, इवन बराबर होना चाहिए, ठीक है। सब इसका नंबर बहुत ज़्यादा हो गया तो इसका अगर ये सोचिए लॉयन है ये, और ये क्या है, ये यहाँ पर डियर हो गया, खा करके इसको खत्म कर देगा। लॉयन बहुत ज़्यादा, डियर तो अकेला है, 2 डियर है खाली, तो इकोसिस्टम तो डिस्टर्ब हो जाएगा। हर इकोसिस्टम में स्पीसीज की संख्या एक रेशियो में होनी चाहिए, ठीक है, रेशियो में होनी चाहिए। इवननेस का मतलब होता है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्पीसीज, स्पीसीज के नंबर का रेशियो क्या है, ठीक है, अनुपात क्या, ज़्यादा है कम है या कैसे? हाँ, ठीक है। तो अगर अनुपात डिस्टर्ब होगा तो ये इकोसिस्टम डैमेज होगा। तो ये हो गया इसका। इसके बाद फंक्शनल में देखिए, इसको हटा दें, समझते रहिए। अभी इसका कुछ क्वेश्चन बता दूंगा मैं, ठीक है। ये वाला टॉपिक खत्म कर ले जाए, इसके बाद बताते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे फंक्शनल मतलब ये कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम चल रहा था। इकोसिस्टम के कितने कंपोनेंट हैं, तो स्ट्रक्चर के बेसिस पर इतने कंपोनेंट, फंक्शन के बेसिस पर इतने। तो फंक्शनल कंपोनेंट कितने हैं? अब इसका मतलब होता है सीधा सीधा कि इकोसिस्टम में होता क्या क्या है, क्या क्या होता है इकोसिस्टम में। तो इकोसिस्टम में देखिए प्रोडक्टिविटी होती है। क्या होती है? प्रोडक्टिविटी, खाना बनता है ना, प्रोडक्शन होता है। तो इकोसिस्टम में चूंकि प्रोडक्शन होता है तो आप बोलेंगे प्रोडक्टिविटी सामने पढ़ रहा होगा। पौधे खाना बनाते हैं, क्या जानवर भी खाना बनाते हैं? जानवर खाना बनाते हैं, अपनी बॉडी में बिल्डअप करते हैं, न्यूट्रिशन बिल्डअप करते हैं। प्रोडक्टिविटी एनिमल्स भी करते हैं, समझाएंगे। तो प्रोडक्टिविटी हो गया। इसके बाद अगला जो दिया हुआ है डिकम्पोजिशन है। दूसरा क्या है? डिकम्पोजिशन, मतलब हर इकोसिस्टम में डेड बॉडी बढ़ती भी है। प्लांट और जानवर क्या है? मरते हैं, सड़ते हैं, तो ये भी तो एक प्रक्रिया चलती है।
खाना बनता ही प्रक्रिया हो गया, फंक्शन चल रहा ना। डेड बॉडी सड़ रही है तो उनको कैसे सड़ाया जाएगा बॉडी को, ये भी प्रक्रिया है। प्रक्रिया क्या हो गया, फंक्शन हो गया, डिकम्पोजिशन और एनर्जी फ्लो। तीसरा क्या होता है इकोसिस्टम में काम, एनर्जी का फ्लो। एनर्जी फ्लो समझ रहे हैं? हम लोग पौधों को खाते हैं, या कोई जीव है, कोई जानवर है, उसने पौधे को खाया, वो ऊर्जा कहाँ चलेगी, जानवर में चलेगी। उस जानवर को दूसरे जानवर ने खाया, ऊर्जा कहाँ चलेगी, अगले जानवर में। ठीक है, तो ऊर्जा ट्रांसफर हो रही है, ये एनर्जी का फ्लो हो रहा है। अगर एनर्जी जानते हैं, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, ना तो एनर्जी को क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय, उसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। यही एनर्जी फ्लो है। अगर एनर्जी फ्लो नहीं होगा, एनर्जी फ्लो होना चाहिए ना, तभी तो एनर्जी एक रूप से दूसरे रूप में बदलेगी। अदरवाइज तो एक आदमी के अंदर एनर्जी है, वो मर गया तो अपनी एनर्जी को लेके अपने साथ में, एनर्जी का फ्लो होना चाहिए। अगला क्या है, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। इकोसिस्टम में एक काम और होता है कि साइकिल चलती रहती है। साइकिल वाली साइकिल नहीं, साइकिल का मतलब ऑक्सीजन साइकिल, चक्र। नाइट्रोजन साइकिल आपने पढ़ा ना, वातावरण की नाइट्रोजन मिट्टी में आती है, मिट्टी से प्लांट में, प्लांट से जानवर, जानवर से फिर मिट्टी में गई, वापस चली गई। ठीक है, ये चक्र चलता रहता है। वाटर साइकिल होती है, ऑक्सीजन साइकिल होती है, कार्बन साइकिल होती है, नाइट्रोजन साइकिल लास्ट में है सब, फास्फोरस साइकिल। ठीक है, इसमें देखिए इसमें आप प्रोडक्टिविटी को समझना है, जल्दी समझ लीजिए। प्रोडक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, किसी यूनिट एरिया में कितना खाना पौधे बना दिए, पौधे या चीज कोई भी, प्लांट में भी होती है, एनिमल में भी, ध्यान रखिए। प्रोडक्टिविटी प्लांट में भी होती है और किसी यूनिट एरिया में, यूनिट एरिया समझ रहे हैं, मान लीजिए 1 एकड़ का एरिया है, 1 बीघा एरिया है, किसी पर्टिकुलर एरिया में 1 साल में कितना खाना बनता है, चाहे वो पौधे चाहे जानवर बना रहे हैं। जानवर खाना कैसे बनाते हैं भी समझेंगे। प्रोडक्टिविटी प्लांट कर रहे हैं चाहे एनिमल कर रहे हैं, किसी यूनिट एरिया में 1 साल में जितना भोजन बन रहा है वो सब क्या होता है, प्रोडक्टिविटी। तो सर इंसान मर के सड़ के गल जाएंगे बनेगा, मतलब प्रोडक्टिविटी मिट्टी की होती है कि इंसान? नहीं, ये प्रोडक्टिविटी जीवों की है, पौधों की और जानवरों की होती है, अभी समझ में आएगा। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ लिखिएगा, अमाउंट ऑफ बायोमास। बायोमास समझ रहे हैं ना, पौधे भोजन बनाते हैं, बायोमास से तो हम पौधों को खा करके अपनी बॉडी बनाते हैं, अपनी बॉडी में फ्लैश बनाते हैं, बड़े होते हैं, ये भी तो बायोमास ही तो है। ठीक है, बॉडी का वजन बढ़ रहा नहीं बढ़ रहा है। तो अमाउंट ऑफ बायोमास प्रोड्यूस बाय प्लांट और एनिमल, चाहे प्लांट से हो चाहे एनिमल से हो। ठीक है, एन यूनिट एरिया, किसी यूनिट एरिया में, एरिया जरूर ध्यान रखेंगे, एंड यूनिट एरिया एंड यूनिट टाइम, और यूनिट टाइम क्या लेते हैं, और ईयर लेते हैं। 1 साल का डाटा लिया जाता है, एरिया कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, एरिया जनरली मीटर स्क्वायर, बुक में क्या लिखा गया है, मीटर स्क्वायर लिखा गया होगा ना, देखिए क्या लिखा हुआ है, एरिया मीटर स्क्वायर में ना, एरिया किसमें लेते हैं, मीटर स्क्वायर। अब देखिए प्रोडक्टिविटी की यूनिट क्या हो गई, तो यूनिट जो होती है, ध्यान रखिए क्वेश्चन आता है, यूनिट कितना भोजन बना, तो ग्राम से बोलेंगे इतना ग्राम भोजन बना, कितने एरिया में 1 साल में इतना ग्राम भोजन बना, तो कितना भोजन बना उसको बायोमास से देखना, ग्राम। ग्राम क्या है, वजन है ना, कितना भोजन बना, चाहे पौधे बनाए चाहे जानवर बनाए। देखिए कितना बायोमास प्रोड्यूस हुआ बॉडी में, कितना वेट बढ़ा। वेट को किससे मेजर कर सकते हैं, ग्राम है, किलोग्राम, तो हम यहाँ ग्राम करते हैं। ठीक है, ग्राम हो गया। इसके बाद कितने एरिया में, एरिया का मतलब मीटर स्क्वायर, कितने टाइम का मतलब ईयर। समझ में आया, कितना वजन बढ़ा, पौधे कितना फोटोसिंथेसिस किया, एनिमल ने अपनी बॉडी में कितना बायोमास बनाया किसी यूनिट एरिया में, उस एरिया में इतने जानवर रह रहे हैं, प्लांट रह रहे हैं 1 साल में। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ग्राम मीटर स्क्वायर की पावर -2 और ईयर की पावर -1। समझ में आ रहा है। इसके बाद अगर ऊर्जा के टर्म में देखें, क्योंकि भोजन से ऊर्जा भी तो मिलती है, तो किलो कैलोरी भी लिख सकते हैं। ग्राम की जगह क्या लिखेंगे, किलो कैलोरी। दूसरा यूनिट क्या है, किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। और इसको भी सॉल्व करेंगे तो ऐसे ही आएगा, ये भी लिखा हुआ।
एनर्जी के टर्म में है ये, तो वो बायोमास के टर्म में है। सर इसमें मेन जो है ड्राई वेट, एक चीज़ ध्यान रखना है, वजन ड्राई वेट लेते हैं। हमने 1 किलो पानी पी लिया 1 लीटर, तो हमारा वजन 1 लीटर बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा वजन बढ़ गया, वो तो पानी की वजह से वजन बढ़ा। ड्राई वेट ये तो पानी भी उस सिस्टम का भाग सिस्टम भाग है, एक तो भाग है देखिए, लेकिन पानी को हटा करके, क्योंकि प्लांट जो होते हैं, आप प्लांट को सुबह का उनका ड्राई वेट, सुबह उनका वजन तोड़िए, 2 वेट होता है, एक फ्रेश वेट और एक ड्राई वेट। आपने कोई पत्ती तोड़ा सुबह, ठीक है, शाम को वही सेम साइज की दूसरी पत्ती तोड़िए, डिफरेंस है, क्योंकि पत्ती मुरझा जाती है, पानी लॉस हो गया, सुबह वजन ज़्यादा आएगा, शाम को कम। इसीलिए हम ड्राई वेट लेते हैं। ड्राई वेट में पूरा वाटर लॉस करा दिया जाता है। आप तोड़िए, ठीक है, ड्राई वेट ध्यान रखना है इसमें। ये प्रोडक्टिविटी हो गया। आप बताइए, क्वेश्चन इसमें आता है मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कहाँ। एक चीज़ और, प्रोडक्टिविटी को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और दूसरा कौन सा होता है, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। मतलब जो भोजन पौधे बनाते हैं उसको प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। सबसे पहले सनलाइट को कौन ट्रैप करता है, प्लांट ट्रैप करते हैं, वो भोजन बनाते हैं, तो प्राइमरी वही हो गया। और हम पौधों को खा करके अपनी बॉडी बनाते हैं, अपनी बॉडी में बायोमास बढ़ाते हैं, ठीक है। तो सेकेंडरी में आता है कि प्लांट के थ्रू होती है और ये क्या होती है, एनिमल्स के थ्रू होती है। समझ में आया? अब इसमें भी होता है दोनों में कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है और नेट क्या होती है, दोनों समझ लीजिए। प्राइमरी में भी 2 टाइप हैं। एक होता है, इसमें प्राइमरी के टाइप से यहाँ पर प्राइमरी को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक है ग्रॉस जीपीपी, फुल फॉर्म लिख लीजिएगा देख करके। एक होता है एनपीपी, ठीक है। जीपीपी क्या होता है, जितना भोजन बनाया जाता है पौधे के थ्रू फोटोसिंथेसिस में 1 साल में किसी यूनिट एरिया में, ठीक है, वो सब क्या है, जीपीपी। ग्रॉस है, ग्रॉस का मतलब टोटल है बायोमास, टोटल बायोमास प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट। अब देखिए, क्योंकि इसको प्राइमरी से हटा दीजिए, सीधे प्रोडक्टिविटी के 2 टाइप हैं, प्रोडक्टिविटी के 2 टाइप और हैं, जीपीपी टोटल बायोमास बाय प्लांट के जीपीपी। एनपीपी क्या होती है, पौधे जब भोजन बनाते हैं तो वो भी तो सांस लेते हैं, वो भी तो कुछ भोजन का हिस्सा खर्च करते हैं, अपनी जीवनचर्या चलाना है तो उनको भी तो भोजन चाहिए ना। उसमें से कुछ भोजन रेस्पिरेशन में ऊर्जा खर्च कर देते हैं, श्वसन में वो भी तो ग्लूकोज तोड़ते हैं ना। तो यहाँ से एनपीपी क्या होती है, जीपीपी। अगर आप आर हटा देंगे, आर का मतलब जितनी ऊर्जा, जितना बायोमास श्वसन में खर्च हो रहा है उसको हटा देंगे तो आ जाएगा एनपीपी। अब यहाँ से क्वेश्चन ये आता है कि अगले ट्रॉफिक लेवल पर क्या ट्रांसफर होता है, जीपीपी की एनपीपी, बताइए सोच करके। नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर क्या जाता है, पौधे को हमने खाया या पौधे को किसी जानवर ने खाया, उसको अगले जानवर ने खाया, क्या ट्रांसफर हो रहा है इसमें, जीपीपी ट्रांसफर हो रही है कि एनपीपी ट्रांसफर, ये जाएगा। देखिए जैसे डांस में नोट कर लेना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एनपीपी ट्रांसफर टू नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल, ट्रॉफिक लेवल समझ लीजिए। अभी आगे भी समझाना क्या होता है। जैसे ये ग्रास है, घास होती है, घास को रैबिट खाया, सॉरी ग्रास ऊपर खाया, ग्रास ऊपर भी खा सकता है, रैबिट भी खा सकता है। ग्रास ऊपर को कौन खाएगा, फ्रॉग खाएगा, फ्रॉग को कौन खाएगा, स्नेक खाएगा, और स्नेक को कौन खाएगा, हॉग खाएगा, बाज खाएगा। घास में जितनी फोटोसिंथेसिस की एक यूनिट एरिया में 1 साल में, वो क्या हो गया, जीपी हो गया ना। जितना भोजन बनाया वो क्या हो गया, जीपीपी। जितना भोजन बनाया उसमें वो जीपीपी हो गया। क्या वो सारा अपना ऊर्जा इसको दे देगा ग्रास ऊपर को। अगला ट्रॉफिक लेवल यही है। ट्रॉफिक लेवल को हिंदी में क्या बोलते हैं, अरे एक ट्रॉफिक लेवल ये हुआ, अगला ये हुआ, अगला ये हुआ। फूड चेन में जो स्टेप होता है, स्टेप ऑफ फूड चेन ट्रॉफिक लेवल बोला जाता है। किसी खास श्रृंखला के जो पद होते हैं उनको क्या बोलते हैं, ट्रॉफिक लेवल।
ये एक ट्रॉपिक लेवल है, दूसरा ट्रॉपिक लेवल ये है, ठीक है, तीसरा ये है। यहाँ से जो ग्रासहॉपर जब घास खाएगा एनपीपी पाएगा, घास जो होती है कुछ ऊर्जा अपने शोषण में खर्च करती है, ठीक है। जो बची हुई बायोमास जाएगा, जो भी खाएंगे वो क्या होगा, एनपीपी। समझ में आ रहा है? हम सब्जियां खाते हैं, पौधे को यूज़ करते हैं, तो पौधे से वो एनर्जी हमको मिलती है जो बची हुई है, जो कुछ तो वो खर्च कर दिया, बचता वही एनपीपी, तो सब पे एनपीपी ट्रांसफर हो रहा है। अब ये ग्रासहॉपर है, अपनी बॉडी में बायोमास बनाएगा ना, ये भी तो शोषण करेगा, कुछ ऊर्जा निकालेगा तो आर को रिलीज करा देगा, जो बनाएगा वो जीपीपी रहेगा, एनपीपी को यूज करेगा। सभी लोग अपने एनपीपी देंगे, सभी लोग अपने एनपीपी ट्रांसफर करते जाएंगे, जीपीपी बनाएंगे सभी, क्योंकि बॉडी में बिल्डअप करना है ना, तो ग्रोथ तो करेंगे ही, एनपीपी जीपीपी बनेगी, ठीक है। उसके बाद रेट में ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन ये टर्म एक चीज ध्यान रखिएगा, ये टर्म आपको क्यों दिया गया है, ये प्राइमरी प्लांट्स के लिए है, ध्यान रखिएगा। जीपीपी और एनपीपी ये टर्म प्लांट्स के लिए है। क्यों? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, प्राइमरी या सेकेंडरी कहीं टर्म नहीं है, इसका फुल फॉर्म ही प्राइमरी है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, मतलब फोटोसिंथेसिस में प्लांट जितना भोजन बनाए वो जीपीपी, उसको एनिमल खा लिया एनपीपी चली गई, ठीक है। वैसे 10% हाँ 10% 10% लॉ फूड चेन में पढ़िएगा, फूड चेन आगे टॉपिक और वही आर रहेगा, आर जो निकलेगा वो फूड चेन वाले में पढ़िएगा ना, फूड चेन लास्ट में टॉपिक दिया हुआ है। ये हो गया प्रोडक्टिविटी। अब एक चीज बताइए, सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी कहाँ होती है? क्वेश्चन आता है हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी कहाँ होती है और सबसे कम प्रोडक्टिविटी कहाँ होती है? सबसे ज़्यादा प्लांट में। हाँ, प्लांट नहीं है, मैं इकोसिस्टम की बात कर रहा हूँ। किस इकोसिस्टम में सबसे ज़्यादा फूड बनेगा? देखिएगा, मोस्ट प्रोडक्टिविटी इकोसिस्टम या हाई प्रोडक्टिविटी वाले इकोसिस्टम कौन कौन से हैं जहाँ सबसे ज़्यादा फूड बनता है, और लेस प्रोडक्टिविटी सबसे कम कहाँ होती है? तो कौन से इकोसिस्टम है जहाँ प्रोडक्टिविटी सबसे कम है? तो हाईएस्ट, देखिए हाई में आपको मिलेगा कोरल रीफ। कोरल रीफ याद कर लीजिए, कोरल रीफ जानते हैं क्या होती हैं? प्रवाल भित्तियाँ बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं? प्रवाल भित्तियाँ। समुद्र के नीचे सिलेंटेटा फाइलम पढ़ा आपने ना, फाइलम सिलेंटेटा, उसमें पॉलिप और मेडुसा स्टेज आती है हाइड्रा में। तो समुद्र में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में एक तरीके से चट्टान के तरीके से उसमें दिखाई देता है, पानी के नीचे जो है, ठीक है, उनको कोरल रीफ बोलते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ रीफ होता है, इन्हीं के द्वारा सभी वो बनता है। हाँ, कोरल रीफ समझ में आ रहा है? सर जी, कोई द्वीप इन्हीं के द्वारा बनता है? नहीं, द्वीप को नहीं जानकारी, लेकिन कोरल रीफ भी वाटर में होती है, इतना जान लीजिए। इसमें जो है सिलेंटेट्स होते हैं। हाँ, प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट समझ लेना, जो इक्वेटर लाइन के आसपास है। पृथ्वी का जो इक्वेटर लाइन है, भूमध्य रेखा, उसके आसपास जो एरिया है वो क्या है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का। वहाँ बारिश भी होती है, तापमान भी हाई होता है, क्योंकि फूड बनाने के लिए बारिश के साथ साथ तापमान भी थोड़ा सा हाई होना चाहिए, खाली बारिश से काम नहीं चलता है। और तीसरा है शुगर केन का फील्ड, शुगर केन फील्ड। अब ये कहाँ से आ गया आपको बताएगा? गन्ने का खेत भी जो है हाई प्रोडक्टिविटी होता है, क्यों? बाकी सारा खेत नहीं, चावल का खेत में प्रोडक्टिविटी हाई नहीं है, गन्ने के खेत में ज़्यादा है। ऐसा क्यों हो गया? चेरी मिलती है नहीं। ध्यान सुनिए, जितनी पहले प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ती है? जितना ज़्यादा डाइवर्सिटी विभिन्नताएँ होंगी उतना प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। इसमें जान लीजिए, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट तो सबको पता ना कि बहुत ज़्यादा घने जंगल है, इसलिए ज़्यादा है, समझ में आता है ना। ये कोरल रीफ भी क्या है? ये हाईएस्ट। ये समझिए, शुगर केन होती है, C4 प्लांट है। कैसा है C4? C3 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन होता है। फोटो रेस्पिरेशन समझ रहे हैं ना?
फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी घट जाती है। जितना खाना बनना 100% खाना बनना है तो 75% ही खाना बनेगा अगर लाइट तेज हो रहा है तो। जब लाइट तेज होता है तो प्लांट क्या करते हैं, फोटो रेस्पिरेशन स्टार्ट कर देते हैं। जो आपको आसपास प्लांट दिखाई दे रहे हैं नॉर्मल, लेकिन जो C4 प्लांट होते हैं जैसे मेज हो गया, मक्का और शुगर केन, यहाँ पर अगर मेज का फील्ड भी लिखा जाए वो भी सही माना जाएगा, क्योंकि C4 प्लांट फोटोसिंथेसिस एफिशिएंसी ज़्यादा है, भोजन बनाने की क्षमता उनकी ज़्यादा होती है C3 के कंपेरिजन में। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है, क्योंकि फोटोसिंथेटिक लॉस नहीं होता है, फोटो रेस्पिरेशन होता ही नहीं है। एक पढ़े ना फोटोसिंथेसिस टॉपिक के बाद में C3 साइकिल, C4 साइकिल के बाद एक C2 साइकिल है। हाँ, क्या करेंगे बायोडाइवर्सिटी भले कम है लेकिन ये C4 प्लांट है। ये क्या है, C4 प्लांट है, तो फूड ज़्यादा बनाएंगे, ठीक है। फोटोरेस्ट मतलब फूड फॉर्मेशन ज़्यादा होगा, लिखने का ये C4 प्लांट है। हाँ, C4 प्लांट का प्रकार है, दो ही तरीके के प्लांट, तीन तरीके के प्लांट होते हैं। एक होते हैं C3, एक होता है C4, एक होता है कैम्प प्लांट। आपको डिजर्ट मिलेंगे दोस्तों, बेटा रात को ओपन करते हैं, दिन में बंद रखते हैं, ठीक है।